नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है सच्ची तारीफ करें और कामयाबी को चूमें। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता आपको नुकसान पहुंचाती है। अमेरिकी लेखक सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, किसी भी कार्य को करने के पीछे आदमी की दो मूलभूत इच्छाएं होती हैं, महान बनने की अभिलाषा और सेक्स की आकांक्षा। और इसी बात को कुछ अलग ढंग से अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यू ने इसी तरह कहा था, मानव प्रकृति में महानतम आकांक्षा महान बनने की आकांक्षा होती है। इस पूरे संसार में सिर्फ एक तरीका अपनाकर ही हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं। सोचिए, क्या है वो तरीका? यह आसान सा तरीका है, उस खास आदमी में उस खास काम को करने की इच्छा जागृत करना। ये बात दिमाग में रख लें कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है दूसरों से काम करवाने का। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी के सीने पर बंदूक तान कर बैठ जाएं और उससे अपनी घड़ी याद निकलवाने के लिए कहने लगे, या फिर अपने से नीचे के कर्मचारी को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उसे कोई काम करने के लिए विवश कर दे। एक बच्चे से भी आप कोई काम जबरन नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आप उसे बुरी तरह पीट डालें या फिर किसी अन्य तरह से भयभीत कर दे तो वो कोई काम जरूर कर सकता है, लेकिन इन हिंसक तरीकों के परिणाम दुखद होते हैं। इस तरह सिर्फ एक तरीके से आप वो चीज हासिल कर सकते हैं, और वो तरीका है आपको वो चीज देना जिस चीज के आप इच्छुक हैं। आखिर आप किस चीज के इच्छुक हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम 20 चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इतनी आतुरता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन जीना ही असंभव सा हो जाता है। और अधिकतर लोग निम्नलिखित चीजों के इच्छुक होते हैं: अच्छा भोजन, भरपूर नींद, बालकों का बेहतर मुस्तकबिल और उनके जीवन का कल्याण, महत्व की दृढ़ इच्छा, अच्छा स्वास्थ्य तथा जीवन का पूरा संरक्षण, परलोक का सुधार, सेक्स की आत्मसंतुष्टि। इतना पैसा कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। ऊपर बोली गई सारी आकांक्षाएं तो पूरी हो सकती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो आकांक्षा अन्य आकांक्षाओं से भी ज्यादा दृढ़ होती है, और वो आकांक्षा बढ़ती ही रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। वो आकांक्षा है महत्व की दृढ़ इच्छा। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने एक पत्र की शुरुआत इस तरह से की, हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने इस बात को कुछ इस तरह से कहा था, हर आदमी मन की गहराई से यही चाहता है कि उसे तारीफ मिले, उसे सराहा जाए। इस बात का भी तो वही अर्थ हुआ। अन्य सारी दबी इच्छाएं तो शांत हो जाती है, सिर्फ यही वो मानवीय भूख है जो स्थायी है। और वो दुर्लभ आदमी जो लोगों की इस तारीफ की भूख को संतुष्ट करने में सफल हो जाता है, लोग पूर्ण रूप से उसकी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। दूसरे लोग उससे इतना प्रेम करने लगेंगे कि उसके शव को भी दफनाने तक उसकी मौत पर शोक मनाएंगे। यही तो मुख्य अंतर है इंसानों और जानवरों में। ये उस समय की बात है जब मैं मिसूरी के फॉर्म पर काम करता था तथा मेरे पिताजी बढ़िया नस्ल के शानदार सुअर व मवेशी को ले जाया करते थे। हमें अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिला था। मेरे पिताजी ने गर्व से सफेद मलमल के कपड़े पर नीले रिबन लगा दिए थे, तथा जब भी कोई हमारे घर में आता तो मेरे पिताजी बड़े गर्व से उस मलमल के टुकड़े को उसे दिखाते थे। एक छोर को मेरे पिताजी पकड़ते थे और दूसरे को मैं। सोचिए, क्या सुअरों को अपने द्वारा जीते गए रिबनों की कोई जानकारी भी थी, या वे इस बात की कोई परवाह करते थे? संभवतः नहीं। वे पुरस्कार तो मेरे पिताजी को महत्वपूर्ण होने का अनुभव कराते थे, जिससे उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी। यह महत्वपूर्ण आकांक्षा तो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। यदि उनमें महानता की दृढ़ इच्छा न होती तो संभवतः सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ होता, और हम आज भी जानवरों की ही भांति नग्नावस्था में घूम रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी महत्वाकांक्षा के कारण ही तो एक अनपढ़ और निर्धन ग्रोसरी क्लर्क कानून की पुस्तकों में दिलचस्पी लेने लगा था, जिन्हें उसने 50 सेंट में एक कबाड़ी से खरीदा था। ये ग्रोसरी क्लर्क कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन थे। इसी हार्दिक इच्छा के कारण ही तो आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनवाने के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की भांति काम करता है, जैसा पूरे शहर में किसी और का ना हो। यह अलग बात है कि उसको इतने बड़े घर की जरूरत नहीं होती,
महत्वपूर्ण होने की यही आकांक्षा तो आपसे नए फैशन के कपड़े पहनवाती है, नए मॉडल की कार खरीदवाती है, और यही आकांक्षा आपसे अपने बच्चों की चतुराई के झूठे किस्से भी कहलवाती है। लेकिन ये आकांक्षा तब खतरनाक साबित होती है जब कुछ लड़के लड़कियां गैंग में सम्मिलित होकर अपराध करने लगते हैं। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने एक बार एक रहस्यमय बात बताई कि हर युवा दोषी आदमी भी अहम से भरा होता है। वो भी चाहता है कि वो सुर्खियों में आए, और इसी इच्छा के फलीभूत होकर वो गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहले उन समाचार पत्रों पर दृष्टि डालता है जिन्होंने उसे रातों रात हीरो बना दिया है। सजा को लेकर वे बेफिक्र रहते हैं। वे तो इसी बात को सोच सोच कर खुश होते हैं कि उनकी तस्वीर किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, फिल्म तथा टेलीविजन स्टार या किसी बड़े राजनेता की तरह छपी है। तो आप मुझे बता दीजिए कि किस बात से आप अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। दूसरी ओर डिलिंजर नामक लुटेरे को बैंक की डकैती डालने तथा हत्यारा बनने में ही महानता की अनुभूति होती थी। एक बार जब एफबीआई के एजेंट ने उसे खोज लिया तो उसने बड़े गर्व से कहा, हाँ मैं हूं डिलिंजर, मैं ही हूं। वो तो खुद देश का सबसे कुख्यात दोषी आदमी होने पर ही गर्व का अनुभव करता था। उसने इसीलिए तो कहा था, मैं ही डिलिंजर हूं, हाँ मैं ही हूं, इस समय मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो रॉकफेलर तथा डिलिंजर दोनों ही महत्वपूर्ण बनना चाहते थे, अंतर सिर्फ उनकी सोच का है। अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या उनकी सहानुभूति पाने के लिए कई बार तो लोग बीमार तक होने का बहाना बना डालते हैं। इस बात का सबसे ज्वलंत नमूना श्रीमती मैकले हैं। उन्हें तो महत्वपूर्ण होने की अनुभूति तब होती थी जब उनके पति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति सारा काम धाम छोड़कर उनको अपनी बाहों में लिए बैठे रहते थे तथा उन्हें शांत करते रहते थे। वे अपने पति को लेकर इतनी व्याकुल रहती थी कि दांतों के डॉक्टर के पास भी वो उन्हीं के साथ जाती थी। एक बार जब उनके पति ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। और कई मनोचिकित्सक का मत है कि महत्वपूर्ण होने की अनुभूति ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए भी प्रेरित कर देती है। वे लोग पागलपन के स्वप्न लोक में ही खुद को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, क्योंकि असली दुनिया में तो उन्हें कोई पूछता तक नहीं। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में लोग जितने मानसिक रोगों से पीड़ित हैं उतने अन्य किसी भी बीमारी से नहीं। तो फिर जरा सोचिए, पागलपन का कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं तथा इसका परिणाम पागलपन होता है। लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जाता है, जैसे नशीली या विषैली पदार्थ एवं दुर्घटनाएं, लेकिन आधे पागलपन के शिकार लोगों की दिमाग कोशिकाओं में कोई शारीरिक बाधा नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मृत लोगों के दिमागी ऊतकों को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि किसी आम इंसान होते हैं। तो फिर ये पागलपन का शिकार क्यों होते हैं? मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक था और इसीलिए मैं एक ऐसे मनोचिकित्सक के पास गया जिसे अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके थे, लेकिन उसने भी साफ कर दिया कि वो क्या कोई भी ये नहीं जानता कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई पागल पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में प्राप्त नहीं होता। इस विख्यात मनोचिकित्सक ने ही मुझे ये कहानी सुनाई थी। उसने सुनाया, मेरी एक ऐसी महिला रोगी है जिसकी शादी का अंत बहुत दुखद हुआ था। वो जीवन में प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चे, बढ़िया रहन सहन सब कुछ पाना चाहती थी, लेकिन जीवन उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रहा था। उसका पति उसके साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करता था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी नहीं थी। इस बात से उसके दिल को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो पागल हो गई तथा अपनी कल्पना में ही उसने अपने पति को तलाक भी दे दिया और अपने आप को कुंवारी समझने लगी। वो विश्वास करने लगी कि अब वो एक अमीर आदमी की बीवी बन चुकी है, और फिर वो इस बात पर जोर देने लगी कि वो लोग उसे लेडी स्मिथ कहकर पुकारे। बच्चों को लेकर तो इतनी उत्साहित थी कि वो कल्पना करती थी कि हर रात वो नए बच्चे को जन्म देती है। जब कभी भी मैं उसे देखने जाता था तो वो कहती थी, डॉक्टर साहब कल रात को यहाँ एक खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया है। जरा सोचिए,
उसके सपनों का महल जो असलियत की आंधियां सह नहीं पाया था, लेकिन उसके पागलपन के काल्पनिक महल के सारे सपने सच हो रहे थे। तो फिर ये बात सुखद है या दुखद, मुझे नहीं मालूम। वैसे उस डॉक्टर ने भी यही बताया कि अगर मेरे भीतर इतनी ताकत होती कि मैं उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकूं, तो भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जितनी खुश वो आज अपनी पागलपन की अवस्था में है, उतनी खुश वो पहले कभी नहीं रही थी। तो फिर जब हर कोई महत्व की मनोदशा को इतना महत्व देता है कि वो उसके लिए सचमुच पागल हो सकता है, तो आप सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची या फिर झूठी ही तारीफ देकर कितना महान चमत्कार कर सकते हैं, और क्या वो प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इतिहास में बीसियों उदाहरण मिल जाएंगे कि किस तरह प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी अभिलाषा को अभिव्यक्त किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते थे कि सब उन्हें हिज माइंडनेस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के नाम से पुकारे। कोलंबस चाहते थे कि लोग उन्हें एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वॉयसराय ऑफ इंडिया कहें। कैथरीन महान तो उन पत्रों को हाथ भी नहीं लगाती थी जिन पर हर इंपीरियल मैजिस्ट्री नहीं लिखा होता था। महान लेखक विक्टर हुगो की हार्दिक इच्छा थी कि पेरिस शहर का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। ये बात उस समय की है जब आयकर नहीं हुआ करता था तथा $50 साप्ताहिक कमाने वाला आदमी बहुत रईस होता था। चार्ल्स शॉस अमेरिका कारोबार से बहुत जुड़ा था। फिर एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सन 1921 में यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया। अब आप सोचिए, एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स शॉप को वार्षिक $10 लाख या $3000 प्रतिदिन से अधिक मेहनताना क्यों दिया था? क्या इसलिए कि शॉप का दिमाग बहुत तेज था, या फिर इसलिए कि वे इस स्टील उद्योग के सबसे बड़े दिग्गज थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खुद चार्ल्स शॉप का मत था कि उनके नीचे काम करने वाले कई कर्मचारी स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। शॉप कहते हैं कि उन्हें इतना अधिक मेहनताना मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में पारंगत थे। उन्होंने अपनी इस व्यवहार कुशलता का रहस्य मुझे बताया था। ऐसे शब्द जो हर किसी की जबान पर होने चाहिए। ये है शॉप के वे अमूल्य शब्द। मुझे ज्ञात है कि मेरा सबसे बड़ा धन अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने की कला है, और मैं प्रशंसा तथा प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी भी आदमी की आकांक्षाओं पर इतनी बुरी तरह आघात नहीं करती जितनी कि वरिष्ठ लोगों की आलोचना। मैं कभी भी किसी की आलोचना करने की भूल नहीं करता। मैं तो बस लोगों को प्रोत्साहित करने में लगा रहता हूँ ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही तारीफ करने में लगा रहता हूँ और गलतियां निकालने में कंजूसी कर जाता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं खुले मन से तारीफों के पुल बांध देता हूँ तथा मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करने में जुट जाता हूँ। शॉप तो ये कहते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी क्या करता है? उसके एकदम विपरीत। वो अपने कर्मचारियों की कोई बात पसंद न करने पर उन पर टूट पड़ते हैं। एक बहुत प्राचीन कहावत के अनुसार, एक बार गलत काम करने पर हमें बार बार उसके बारे में सुनने को पड़ता है, लेकिन बीसियों सही काम करने पर हमें उसके बारे में एक भी बार सुनने को नहीं मिलता। शॉप के अनुसार अपनी जिंदगी के दीर्घ अनुभव की कालावधि में संसार के कई महान लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, जो निंदा और आलोचना के स्थान पर तारीफ के वातावरण में अधिक अच्छे ढंग से काम न कर पाता हो। यही तो एंड्रयू कार्नेगी की कामयाबी का रहस्य है। कार्नेगी सदैव ही अपने सहयोगियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में भी खूब तारीफ किया करते थे। अपनी कब्र के पत्थर पर भी कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों की तारीफ की थी। खुद के लिए उन्होंने एक स्मृति पत्र लिखा था। यहाँ पर वो आदमी सोया पड़ा है जिसे ज्ञात था कि अपने से चतुर लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इस सच्ची तारीफ के कारण ही तो जॉन रॉकफेलर इतनी कामयाबी हासिल कर पाए थे। एक बार उनके सहयोगी एडवर्ड टी बेडफोर्ड के कारण दक्षिण अमेरिका के एक ठेके में उनकी कंपनी को 40% नुकसान हुआ था, और इसके लिए रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और वैसे भी नुकसान तो अब हो ही चुका है।
इसलिए रॉकफेलर उन्हें बधाई देने का अवसर ढूंढने लगे। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। रॉकफेलर ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया रहा, हम सदैव ही अपने दिमाग का इतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सी सच्चाई छिपी है और यही कारण है कि मैं ये कहानी इस ऑडियो में सुना रहा हूं। एक अनपढ़ महिला ने पूरे दिन की जीतोड़ मेहनत के बाद अपने परिवार वालों के सामने भोजन के स्थान पर भूसे का ऊंचा ढेर रख दिया। पति और बच्चे द्वारा इस विचित्र बर्ताव का कारण पूछने पर उस औरत ने उत्तर दिया, मैं तो सोचती थी तुम्हारा ध्यान इस ओर कभी जाता ही नहीं कि तुम्हारे सामने भूसा रखा है या फिर खाना। मैं 20 वर्षों से तुम सबके लिए खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि तुम लोग भूसा तो नहीं खा रहे हो। अभी कुछ ही समय पहले ये शोध किया गया कि पत्नियां घर छोड़कर क्यों भाग जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है? तारीफ की कमी। यही बात घर गृहस्थी छोड़कर भागने वाले पतियों पर भी लागू होती है। लगभग हर एक पत्नी अपने पार्टनर को यह बताने में कंजूसी दिखाते हैं कि वे एक दूसरे के लिए पर्याप्त है और एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक बार मेरी कक्षा के एक सदस्य ने अपनी जिंदगी की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक अनुरोध किया था। उसकी पत्नी और दूसरी महिलाएं एक आत्म सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गिरजाघर गई। एक दिन उस पत्नी ने अपने पति से अनुरोध किया कि वो उसे ऐसी 6 कमियां बता देंगी जिन्हें सुधार कर वो अच्छी पत्नी बन जाए। उसका पति तो ये सुनकर चकित रह गया। उसने भरी कक्षा के सामने कहा, मुझे ये अनुरोध सुनकर बहुत हैरानी हुई। वैसे तो मैं बड़ी आसानी से 6 तो क्या 600 कमियों की सूची तैयार कर सकता था जिनमें सुधार की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके स्थान पर मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दे दूंगा। दूसरी सुबह तो मैं अन्य दिनों से कुछ जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाब मंगवा लिए और उसके साथ लिखकर एक चिट्ठी चिपका दी। मुझे तो तुम में 6 तो क्या एक भी कमी ऐसी नहीं दिखी जिसमें सुधार की ज़रूरत हो। मुझे तो तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। और उस शाम मेरी पत्नी दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और मैं अपनी जीत पर खुश था कि मैं कितना समझदार हूँ जो पत्नी के अनुरोध पर भी मैंने उसकी आलोचना नहीं की। अगले रविवार जब वो गिरजाघर गई तो उसने ये बात बहुत सारी महिलाओं को बताई और फिर बहुत सी महिलाओं ने मुझसे पूछ ही लिया, इतनी बुद्धिमानी की बात हमने तो पहले कभी नहीं सुनी थी और अब मुझे एहसास हुआ कि प्रशंसा में कितनी शक्ति होती है।